हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक टैली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नेचर ऑफ ग्रुप। ये आपका क्या होता है? टैली आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपका नेचर ऑफ ग्रुप। यदि आप सही सही एंट्री नहीं पहचानेंगे, सही सही ग्रुप नहीं पहचानेंगे तो आपकी वो एंट्री गलत हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, आपको क्या करना है? सही सही ग्रुप पहचानना है और लेजर में उसको फिल करना है। तो हम जानेंगे नेचर ऑफ ग्रुप आखिर होता क्या है और उसमें कितने प्रकार के होते हैं नेचर ऑफ ग्रुप। उसमें जानेंगे लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होती है, असेट्स क्या होती है और तथा उसके प्रकार क्या क्या है। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी किए। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए देखिए, हम आज जानेंगे टैली प्राइम में नेचर ऑफ ग्रुप क्या होते हैं, इनके प्रकार कौन कौन से हैं और अकाउंटिंग में इनका क्या क्या महत्वपूर्ण है। साथ ही हम समझेंगे कि असेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस ग्रुप का क्या उपयोग है। ओके स्टूडेंट, टैली प्राइम कैसे किया जाता है ये सब हम जानेंगे। सही सही ग्रुप और चुनना बहुत ही आवश्यक होता है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। ओके, हमने पहले ही बताया आपको। टैली प्राइम में नेचर ऑफ ग्रुप उपयोग अकाउंटिंग को उनकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यह अकाउंटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ओके डियर स्टूडेंट, टैली प्राइम में सही सही नेचर चुनने में, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, अन्य को समझने में मदद किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, हमने कहा ना, ये आपका टैली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अगर ये नहीं जाने तो आप टैली में कुछ नहीं जाने। ओके, अब जीएसटी कैसे टैक्सेशन होता है, फाइनल अकाउंटिंग तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं टैली प्राइम में ग्रुप क्या होते हैं। टैली प्राइम में ग्रुप का उपयोग लेजर अकाउंटिंग अकाउंट्स को अलग अलग श्रेणियों में बांटना। जैसे यदि आपको बोला जाए ग्रुप से, मान लीजिए आपको बोला जाए ढेर सारे लोगों को एक में मिक्स कर दिया जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो भीड़ है, ना कि ग्रुप नहीं बोलेंगे उसको। जैसे स्टूडेंट का ग्रुप, आर्मी का ग्रुप, ओके, छात्राओं का ग्रुप होता है ना, लड़के लड़की दोनों होते हैं उसमें। वैसे आर्मी का ग्रुप यदि आपको भेजा जाए ट्रेन के पास स्टेशन पे, तो वहाँ देखिए जितने भी पब्लिक होते हैं, अब उसमें कोई सर्वेंट होता है, कोई एसपी होता है, कोई दरोगा होता है, मान लीजिए बहुत ढेर सारे कर्मचारी होते हैं, आम आदमी भी होते हैं, सब मिक्स होते हैं। हम उसको ग्रुप नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? भीड़ बोलते हैं उसको। ओके, जैसे मान लीजिए इंडिया का टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, नेपाल का टीम, ढेर सारे टीम को एक में मिक्स कर दिया जाए बिना जर्सी पहनाए, बिना टी शर्ट पहनाए, तो क्या आप पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन मुश्किल होगी थोड़ी। लेकिन जैसे हमने उसको अलग अलग जर्सी पहना दिया, ओके, और उसको अलग अलग टीम को अलग अलग रख दिया, जैसे इंडिया की टीम अलग, ऑस्ट्रेलिया की टीम अलग, अब देखिए हम पहचान जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, यही होता है आपका ग्रुप। चलिए आगे देखते हैं। कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैंडरी क्रेडिटर, ये सब आपके ग्रुप हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए टोटल ऑफ ग्रुप अगर बोले टैली में, टोटल ऑफ ग्रुप होते हैं आपके 34, लेकिन आपके 5 या 6 डुप्लीकेट हो जाते हैं, इसलिए बचते हैं आपके 28। तो चलिए पहले उसी को देख लेते हैं कहाँ पे है। आपको विश्वास नहीं होगा, चलिए हम देख लेते हैं। टैली प्राइम में आएंगे, ग्रुप देखने के लिए जा रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आपको ग्रुप देखने के लिए आना है, टैली ओपन करना है। टैली ओपन करते ही आपको कहाँ जाना है, चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। ओके, अगर आप नए हैं तो चैनल को जाइए सब्सक्राइब करिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं हमारा टैली ओपन हो रहा है। अब देखिए जैसे ही टैली ओपन हो, आपकी कंपनी बनी होनी चाहिए या कोई भी कंपनी हम खोल लेते हैं। गणेशन, कोई भी कंपनी खोल के आपको आना है सीधे अल्टर में। कहाँ आना है? अल्टर में आना है, सीधे आ जाना, ग्रुप पे इंटर कर देना है। ये देखिए टोटल आप ग्रुप आपके दिख रहे हैं। देखिए बैंक अकाउंट, ओसीसी, ओडीडी, ब्रांच एंड डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश, ये सब क्या है आपके टोटल आप ग्रुप होते हैं। यदि आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो अपने टीचर से बोलिए ये सारे ग्रुप हमको पढ़ाइए। ओके डियर स्टूडेंट, हाँ ज़रूरी है पढ़ना। समझ में आ गया स्टूडेंट? देखिए टोटल ग्रुप आप कितने होते हैं? आपके 34 ग्रुप होते हैं। ओके, देखिए समझ में आ गया स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये देखिए हो गया हमारा। जब हम नया लेजर बनाते हैं तब हमें उसका सही ग्रुप चुनना होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी ग्राहक का खाता बनाना है तो सेंडी डेप्टर ग्रुप में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे यहाँ खरीदने आया, हम उसको बेच रहे हैं। ओके, CRDR, सेंडी क्रेडिटर, सेंडी डेप्टर। अब सेंडी क्रेडिटर कौन होता है? सेंडी क्रेडिटर बोले तो लेनदार, सेंडी डेप्टर कौन होता है? माने तो देनदार। अब देखिए
उसमें जो लेनदार होते हैं, लेनदार जितने भी होंगे हम उसको लिखेंगे सीआर, ओके, मतलब सिंडिकेटर। और जितने भी देनदार होंगे, हम यदि किसी को बेच रहे हैं अगर उसका लेजर बनाना तो वो होता है हमारा सिंडिकेटर। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी मदद से देखिए, ग्रुप की मदद से अकाउंटिंग रिपोर्ट्स अधिक स्पष्ट और आसान बन जाता है। इससे कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति को समझाना सरल होता है और जीएसटी, टैक्स तथा फाइनल अकाउंट तैयार करने में भी सुविधा होती है। ओके डियर स्टूडेंट, हमने कहा ना जीएसटी, ये जो आपके ग्रुप्स हैं, ग्रुप ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप ग्रुप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अगर सही सही ग्रुप डाल रहे हैं तो आपकी एंट्री बिल्कुल अच्छी होगी और बिल्कुल समझ में आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए टैली प्राइम में नेचर ऑफ ग्रुप के प्रकार देख लेते हैं थोड़ा। ओके, टैली प्राइम में ग्रुप को मुख्य रूप से उनकी प्रकृति मतलब उनके नेचर के आधार पर बांटा गया है। ये अकाउंटिंग की मूल श्रेणियां होती हैं। ओके, चलिए नंबर 1 देख लेते हैं। नंबर 1 हमारी देखिए लायबिलिटी। लायबिलिटी लायबिलिटी बोले तो हमारा होता है दायित्व, या इसे हम कर्तव्य भी बोल सकते हैं, या कंपनी के ऊपर होने वाली भुगतान या उधार को दर्शाता है। उदाहरण जैसे देख सकते हैं लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा। जैसे यदि आपको बोला जाए आपकी लायबिलिटी क्या कहती है, यदि आपने सामान खरीदा है तो जाहिर सी बात है आपको उसको पैसा दे देना है, ये आपका कर्तव्य बनता है। यदि आपने किसी से उधार लिया है तो आपका दायित्व बनता है उसको उधार को चुकाना है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका होता है दायित्व, ये आपका कर्तव्य बनता है। यदि आपने लोन लिया है तो उसको टाइम टू टाइम उसको चुकाना होता है। ओके डियर फ्रेंड, चलिए आगे देख लेते हैं। ये होती है आपकी लायबिलिटी। लायबिलिटी समझ में आ गई। यदि आपने सामान खरीदा है तो आपका दायित्व बनता है उसको पैसा देना। यदि आपने लोन लिया है तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है कि उसको पैसा देना। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, हमारी लायबिलिटी या कंपनी के ऊपर होने वाले भुगतान या उधार को दर्शाता है। ये तो हमने देख लिया है। लायबिलिटी दायित्व के प्रकार हमने देख लिया। अब देखिए सबसे पहला लायबिलिटी के प्रकार में देखेंगे अकाउंटिंग और टैली प्राइम में लायबिलिटी। जो लायबिलिटी का अर्थ होता है व्यवसाय पर होने वाला कर्ज या भुगतान की जिम्मेदारी। लायबिलिटी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स होती हैं। ओके डियर स्टूडेंट, 2 टाइप की होती है। पहला देखिए करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं। ओके, ये देखिए चालू दायित्व होता है। ऐसे दायित्व जिन्हें कम समय में सामान्यतः 1 वर्ष के अंदर अंदर यदि आपने चुका दिया है तो वो होती है आपकी करंट लायबिलिटी। जैसे आपकी देखिए सेंडरी क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन, जीएसटी पेबल, बिल्स पेबल। जीएसटी जो रिटर्न होता है वो आपका। ओके डियर फ्रेंड, देखिए सेंडरी क्रेडिटर मतलब लेनदार होते हैं, उसको हमने सामान खरीदा तो हमारा दायित्व बनता है उसको पैसा देना। आउटस्टैंडिंग मतलब उसकी कंपनी के खर्चे होते हैं। ओके डियर फ्रेंड, शॉर्ट टर्म लोन, ओके, जीएसटी पेबल। आप ये समझिएगा यदि आपने 1 साल के अंदर ही अंदर वो पैसा चुका दिया वो आपकी हो जाती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी। ओके डियर फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। फिक्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अस्थायी दीर्घकालीन दायित्व। ऐसे दायित्व जिन्हें लंबे समय बाद चुकाया जाता है, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे अगर चुकाया जा रहा है तो आपकी क्या हो जाती है? फिक्स मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाती है। ओके डियर फ्रेंड, जैसे देखिए बैंक लोन, होम लोन, डिवेंचर मतलब कंपनी का लोन होता है। ये डिवेंचर होता है मतलब कंपनी से आपने क्या किया है, आपने कंपनी में क्या किया है, पैसा डाला है, मतलब आपने पैसा दिया है उस कंपनी को, वो उसकी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। यदि कंपनी फायदे में होती है तो उसको क्या होता है? पैसा देना होता है। यदि उसने दिया है 5 लाख रुपया तो अगर फायदे में हुआ है तो उसको क्या करना होगा? 5 है तो 6 लाख 7 लाख ऐसे देना होता है। ट्रेडिंग मार्केटिंग आपने सीखा होगा, जो क्या होता है बिजनेस में पैसा लगाते हैं, अगर वो बढ़ा, ट्रेड बढ़ा तो क्या होता है? फिर पैसा दुगना हो जाता है। वही ओके, लॉन्ग टर्म वेरोज मतलब बिजनेस में कोई भी अगर पैसा लगाया गया वो आपकी होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ओके, लॉन्ग टर्म बोले तो थोड़ा ऐसे समझिएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अगर 1 साल से ज़्यादा चला गया, लिमिट ज़्यादा बढ़ गया तो वो होती है आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ओके, होम लोन, गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी लोन, सब कुछ, मॉर्गेज लोन, सब कुछ उसी में आ जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारी दूसरी है असेट्स। असेट्स बोले तो हमारी संपत्ति क्या होती है स्टूडेंट? असेट्स मतलब होती है हमारी संपत्तियाँ। अब देखिए तो दूसरी हमारी है क्या? असेट्स।
असेट्स बोले तो संपत्तियां। अब देखिए संपत्तियां क्या होती है, यह कंपनी की वह चीजें होती हैं जिनसे भविष्य में लाभ मिलता है, उदाहरण कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, मशीनरी आदि। अब देखिए असेट्स मतलब होती है संपत्तियां। संपत्तियां बोले तो जितना आपका सब कुछ हो, चाहे गाड़ी हो, बंगला हो, घोड़ा हो, गाड़ी हो, खेत हो, खलिहान हो, कुछ भी हो, वो सब आपकी क्या कहलाएंगी, संपत्तियां कहलाएंगी। लेकिन हम टैली सीख रहे हैं अकाउंटिंग, तो यह कंपनी की वह चीजें होती हैं जिसमें भविष्य में लाभ मिलता है। उस जैसे आपका उदाहरण में कैश हो गया, बैंक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, वो सारी चीजें आपकी क्या है, संपत्ति होती है। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखिए करंट असेट्स। करंट असेट्स इसके नहीं, असेट्स भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक करंट होता है, एक नॉन करंट होता है। देखिए करंट मतलब होता है चालू संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जिन्हें कम समय में कैश में बदला जा सके और उसे सामान में बदला जा सके। ओके डियर स्टूडेंट, जो आपकी ऐसी संपत्तियां हो जो बार बार क्या हो, पैसे में बदल जाए, कन्वर्ट हो जाए, और या फिर सामान में बदल जाए, वो आपकी क्या होती है, असेट्स होती है। बोले तो संपत्तियां होती हैं। उदाहरण में जैसे कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, सेंडी डेप्टर। सेंडी डेप्टर है वो हमारे देनदार जिसको हमने सामान बेचा है वो। स्टॉक मतलब सामान, सामान जाहिर सी बात है बेचेंगे तो पैसा बनेगा। अब देखिए बिल से रिसीवेबल, यदि आपका बिल बिल आप ले रहे हैं, ओके स्टूडेंट, बिल में जो आपका है रिसीवेबल पैसा जो आपने बेचा है उसमें बिल में लिखा हुआ है पैसा, वो लेना वापस, वो होती है आपकी बिल रिसीवेबल। समझ में आ गया। करंट असेट्स बोले तो वो सामान होती है जो आपके पैसे में कन्वर्ट हो जाए या फिर सामान में। ओके ये स्टूडेंट, ये आपकी होती है करंट असेट्स। समझ में आ गया। जैसे दुकानदार होता है जो सामान लाता है बेचने के लिए, पहले क्या होता है, पैसा लेके जाता है। ओके, पैसा लेके जाता है लेकिन फिर सामान लेके आता है, लेकिन सामान को फिर क्या करता है, बेचता है, फिर पैसा बन जाएगा। ऐसे समझेंगे हम करंट असेट्स। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स मतलब होती हैं अस्थायी संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जो लंबे समय तक व्यवसाय में उपयोग होती रहे। ओके स्टूडेंट, जो लंबे समय तक व्यवसाय में उपयोग होती रहे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये क्या होती है, ये हम खरीद के लाते हैं, जो बेचने के लिए नहीं लाते हैं, अपने सुविधा के लिए लाते हैं, वो आपकी होती है फिक्स असेट्स। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग्स, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल। ओके डियर स्टूडेंट, यह की क्या है, फिक्स असेट्स होती हैं। ओके डियर स्टूडेंट, जो दुकान में सामान लाया जाता है वो बेचने के लिए नहीं, अपने सुविधा के लिए, जैसे एसी, कूलर, पंखा, सब कुछ, तो सब आपके क्या होते हैं, फिक्स असेट्स। मतलब कि क्या, उसको फिक्स असेट्स बोलती हैं, नॉन करंट असेट्स भी बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए आगे देख लेते हैं। समझ में आ गया ना। एक्सपेंस, तीसरा नेचर ऑफ ग्रुप है एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब होता है खर्च या व्यय। ओके डियर स्टूडेंट, व्यवसाय चलाने के लिए होने वाले खर्च एक्सपेंस कहलाते हैं। व्यवसाय जो आपके बिजनेस है, बिजनेस में होने वाला कोई भी खर्च हो आपका क्या कहलाता है, बिजनेस या बिजनेस के अलावा कहीं भी खर्च हो जाए वो आपकी क्या होती है, असेट्स। एक्सपेंस मतलब कि क्या होते हैं, खर्चे। एक्सपेंस भी आपके दो प्रकार के होते हैं। ओके स्टूडेंट, टैली प्राइम में अकाउंटिंग में एक्सपेंस का अर्थ होता है व्यवसाय चलाने में होने वाले खर्चों से। ओके, एक्सपेंस कई प्रकार के होते हैं। ओके, लेकिन हम यहाँ दो प्रकार पढ़ेंगे, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ऐसे खर्च जो सीधे उत्पादन या खरीद से जुड़े होते हैं। ओके जैसे वेजेस मतलब मजदूरी अगर देना है उसको तो जरूरी है उसको रखना, तो पैसा भी जरूरी है देना उसको। ओके अब देखिए कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब कि अंदरूनी ढुलाई का खर्च। जब खरीदे गए माल को दुकान या गोदाम तक लाने में जो परिवहन खर्च होता है उसे बोलते हैं कैरेज इनवर्ड कहते हैं। ओके, या परचेस से संबंधित डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ओके, यदि आपने सामान लाया है तो उसको मजदूरी देना होगा, जाहिर सी बात है, वही आपकी क्या होती है, कैरेज इनवर्ड। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंस बोले तो जो बिजनेस में हो रहा है खर्चा, बिजनेस के लिए हो रहा है खर्चा, वो होती है आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे यदि मान लीजिए आपके पास मिठाई का बिजनेस है। ओके, किसका, मिठाई का बिजनेस है। यदि आपने उसका क्या खुला बेच देंगे मिठाई को, नहीं ना, तो आपको क्या करना होगा, उसका कार्टून वो जो बॉक्स होता है खरीदना पड़ेगा, तो वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जरूरी है खरीदना। मान लीजिए वही आपके पास कोई बिजनेस है ऐसा जो आपका प्रोडक्ट है नाजुक है, सॉफ्ट है, जैसे मान लीजिए साबुन है। यदि आपने साबुन को पैकेजिंग नहीं करवाया, क्या साबुन को ऐसे खुले बेच देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं बेच पाएंगे।
ओके, तो ज़्यादातर ये काम आपका डायरेक्ट एक्सपेंस किस में होता है? मैन्युफैक्चरिंग के काम में। ज़्यादातर जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी वहाँ पे ये आपका खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। ओके, ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ गया स्टूडेंट? चलिए, यदि मान लीजिए आपका कंप्यूटर का सेंटर है, कंप्यूटर बिगड़ गया, ओके, मान लीजिए आपकी मशीन बिगड़ गई, तो आपको ज़रूरी है उसको बनवाना, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। मान लीजिए आपने नहीं बनवाया तो क्या आपका इंस्टीट्यूट चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना होगा? बनवाना होगा उस सिस्टम को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्लाइट माल, ये माल भाड़ा होता है। जैसे ये एग्जांपल है, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने मंगाने या परिवहन को शुल्क दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? फ्लाइट कहते हैं। ओके, फ्लाइट कहते हैं। यह व्यापारिक परिवहन खर्च है। जैसे मान लीजिए आपका सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो आपको भाड़ा देना होगा ना, तो ये भी आपकी डायरेक्ट है। अब फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री अगर कारखाना आप चला रहे हैं, कारखानों में जो कार्य के दौरान सभी खर्च हैं फैक्ट्री के एक्सपेंस कहलाते हैं। ओके डियर फ्रेंड, चलिए समझ में आ गया ना? फैक्ट्री में जो भी खर्चा हो रहा है वो तो डायरेक्ट है ही। हाँ, बहुत सही, बहुत आसान है। अब देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अप्रत्यक्ष खर्चा, ऐसे खर्च जो व्यवसाय संचालन में सहायता करते हैं लेकिन सीधे उत्पादन से जुड़े नहीं होते हैं। ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? आप करें या ना करें फिर भी ये बिजनेस चलता है, लेकिन आप कर देते हैं तो बाद में मुनाफा जरूर मिलता है। ओके स्टूडेंट, जैसे देखिए सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिक बिल है, ऑफिस एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट खर्चा जो होता है जो सीधे बिजनेस से नहीं होता है। ओके, सीधे बिजनेस नहीं होता है, बिजनेस के अलावा कहीं खर्चा हो रहा है, वो आपकी क्या होती है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, रेंट क्या बोलते हैं, होम का जो आपका था वो नहीं था आपका, वो आपने रेंट ले लिया था, तो आपकी क्या होती है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। ओके डियर स्टूडेंट, यदि आपको बोला जाए इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, आपका मान लीजिए पैसा बचा हुआ था और आपने शेयर मार्केट में लगा दिया और वो डूब गया, तो वो क्या होगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? ये इनडायरेक्ट क्या होता है? यदि आपने इनडायरेक्ट किया है ना खर्चा, तो ये बाद में जाके आपको बढ़ा देता है, वो आपकी बिजनेस बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए एक चाय वाला है जो टपरी पे बनाता है, अगर वो खर्चा नहीं करे, मतलब मान लीजिए वो चाहे तो एक रूम लेके अपना क्या कर सकता है, उसमें दुकान लगा के तो 5 स्टार होटल बना दे, तब देखिए खर्चा वो उसने किया। ओके, पहले कहाँ था? टपरी पे था, लेकिन उसने क्या किया? जैसे ही खर्चा किया, एक रूम लिया, एक अच्छा सा रूम सजाया उसको, फिर उसके बाद क्या किया? बिजनेस शुरू किया। अब देखिए कुछ दिन कुछ महीने नहीं चलेगा, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद देखिए उसका दुगना प्रॉफिट मिलता है। तो इनडायरेक्ट खर्चा करना बहुत ही जरूरी होता है। ओके डियर स्टूडेंट, करना भी चाहिए। ओके, छोटा बिजनेस कब तक बड़ा लगा दीजिए तो आराम से चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इनकम बोले तो आय होती है। व्यवसाय में होने वाली कमाई को इनकम कहा जाता है। उदाहरण जैसे सेल्स, आपने बेचा, ओके, कमीशन मिला, कमीशन रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, सब आपकी इनकम। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, 1 रुपया 1 पैसा भी मिला ना, वो आपकी इनकम होती है। ओके स्टूडेंट, इनकम के प्रकार देखते हैं। हाँ, इनकम एक प्रकार से और समझ लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, 10,000 उसने बिजनेस में लगाया और 20,000 का सामान बेचा। ओके, तो वो 20,000 उसकी इनकम नहीं है। अब 20,000 में से अपना 10,000 खर्चा निकालेगा, पेट्रोल का खर्चा निकालेगा, सब कुछ निकाल के जो बचेगा, जो ये 20,000 ना, इसको बोलते हैं रेवेन्यू। लेकिन उसमें में से उसने पैसा निकाला, तो अब जो बच रहा है वो होती है उसकी इनकम। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। इनकम भी आपकी 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। अब देखिए जो डायरेक्ट इनकम होती है, प्रत्यक्ष आय, ऐसी आय जो व्यवसाय की मुख्य गतिविधियों से प्राप्त होती है। उदाहरण जैसे सेल्स, सर्विस, जॉब वर्क इनकम। अगर आपको बोला जाए बिजनेस से जो भी पैसे मिल रहे हैं, ओके, बिजनेस से जो भी पैसे मिल रहे हैं वो आपकी होती है डायरेक्ट इनकम। जैसे मान लीजिए हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, वहाँ कोचिंग में, स्कूल में वो पढ़ाना, तो आपकी ये होती है डायरेक्ट, क्योंकि ये आपका निजी काम है, आपका ये प्रत्यक्ष कार्य है, वो होती है आपकी डायरेक्ट इनकम। लेकिन उसके अलावा हमने क्या किया, इस पर यूट्यूब पे देखिए वीडियो बना लिया, अगर इससे पैसे आएंगे तो वो हो जाती है इनडायरेक्ट इनकम। ओके, समझ में आ गया? चलिए, अगर मान लीजिए आपको बताया जाए इनडायरेक्ट इनकम, तो मान लीजिए आपके पास एक बिजनेस था जो आप कर रहे हैं, तो उससे तो पैसा आ रहा है, वो तो डायरेक्ट है। लेकिन आपने क्या किया, एक रूम था आपका बचा हुआ, उसको आपने रेंट दे दिया, तो क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट हो जाएगी। अगला वही है, देख लीजिए सर्विस इनकम क्या होती है। अगर आपने सर्विस किया है ना, तो वो जो सर्विस चार्ज है वो जो आप लेंगे वो आपकी क्या हो जाती है? डायरेक्ट इनकम हो जाती है। ओके, जॉब वर्क इनकम। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं इनडायरेक्ट इनकम, अप्रत्यक्ष कर आय, ऐसी आय जो मुख्य व्यवसाय के अलावा अन्य स्रोतों से मिले।
ओके, हमने कहा ना बिजनेस के अलावा कहीं और से मिल जाए पैसे, वो आपकी होती है इनडायरेक्ट इनकम। उदाहरण के लिए इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन, रेंट रिसीव। यदि आपने रूम दे दिया है ना, वो क्या मिलता है? ओके, बिजनेस आपके निजी काम या आप भी जो कोई भी काम कर रहे हैं उसके अलावा कहीं से पैसा आ जाए, वो क्या होती है? आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है। जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉई है, कोई काम करता है, उसकी मान लीजिए महीने की सैलरी है 50,000 रुपया। यदि वो लास्ट मंथ ऑफ द डे पाता है पैसा वो 50,000 रुपया, तो वो उसकी हो जाती है डायरेक्ट इनकम। लेकिन उसी में वो अच्छा काम किया था तो मालिक खुश होकर क्या कर दिया? और बोनस दे दिया, तो आपकी बोनस हो जाती है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम। ओके डियर फ्रेंड, समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया ना? तो जल्दी जल्दी जाइए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपका वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिएगा ज़रूर। रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। ओके, ये क्या होती है? आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है। बिजनेस के अलावा कहीं और से पैसे आ जाए, जैसे मान लीजिए हम अपना पैसा कमा रहे थे और हमने क्या किया, अपने बिजनेस से थोड़ा पैसा शेयर मार्केटिंग में लगा दिया, और उससे जो भी पैसे आएंगे वो आपकी क्या होती हैं? इनडायरेक्ट इनकम होती है। यदि मान लीजिए हमने पढ़ा दिया और खाली थे, हमने क्या किया, फ्री टाइम पे गेम खेल लिया और गेम से पैसा जीत गए, तो वो आपकी क्या होगी? इनडायरेक्ट इनकम होगी। बहुत ही इजी है, बस आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, बस थोड़ा सा, बस बहुत आसान है सब कुछ अकाउंटिंग करना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो चैनल को जाइए सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करेंगे तभी ना, एक लाइक से क्या हो जाएगा, कर दीजिए, उससे हमारा थोड़ा मोटिवेट मिलता है तो हम वीडियो और अच्छे से बनाते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।